बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए थे। आज हम एमसीक्यू नंबर 51 इस सेक्शन में पढ़ेंगे। दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ इक्वल टू, आपने सी लेवल पे जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? आइदर इट इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, और इट इज़ इक्वल टू 760 टर, और इट इज़ इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल्स, और इट इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मतलब ये सारे ऑप्शन सही है आपके पास। तो ये आपने बताना है कि ये इनमें से कोई एक सही है या ये सारे सही है आपके पास। ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे इन तीनों के बराबर होता है या इनमें से किसी एक के बराबर होता है, ये आपने बताना है। ठीक है, फिर एमसीक्यू नंबर 52 आपके पास है। डिक्रीज़ इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज़ इन प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ कॉल्ड। आपके पास जो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आता है, जो आपके पास यूनिट जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो उससे जो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आता है उसको क्या कहते हैं? आइदर इट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, और इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन, और इट इज़ कॉल्ड मोबिलिटी, और इट इज़ कॉल्ड गैस प्रेशर। आपने ये बताना है जो गैसेस के वॉल्यूम में डिक्रीज़ आता है जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, तो इस प्रॉपर्टी को गैस का क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन, मोबिलिटी और गैस प्रेशर। 53 नंबर एमसीक्यू आपके पास है। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डैश रिलेटेड टू दी प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। आपके पास बॉयल लॉ का स्टेटमेंट है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, वो प्रेशर के साथ, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो वो प्रेशर के साथ कैसे रिलेट करेगा? आइदर इट इज़ देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मीन कि एक इंक्रीज़ करो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इट इज़ एन इन्वर्स रिलेशन, और इनमें से कोई भी नहीं है या इनमें से ये सारे हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपने बताना है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 54 है कि इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर चार्ल्स लॉ द बेस ऑफ द कंटेनर इज़ मेड एज अ। जो आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हो चार्ल्स लॉ की, तो उसमें जो बेस ऑफ द कंटेनर होता है वो कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है? आइदर इट इज़ मेड अ कंडक्टर जो हीट और लाइट पास कर सके या करंट पास कर सके, और इट इज़ अ सेमी कंडक्टर, मतलब कभी पास कर सके कभी नहीं, और इट इज़ इंसुलेटर, मतलब पास ही ना करे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। और इसमें से मतलब ये सारे ऑप्शन आपके पास ही है। तो आपने ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। कुछ चार्ल्स लॉ के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की जाती है, तो उसमें जो कंटेनर होता है उसमें उसका बेस, मतलब उसका जो निचला हिस्सा होता है, बॉटम जो होता है, वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 55 नंबर एमसीक्यू है आपके पास कि 293 केल्विन आपके पास कितनी डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? 293 केल्विन आपके पास कितनी डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? 293 केल्विन इज़ इक्वल टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड। आइदर इट इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, और इट इज़ इक्वल टू 293 डिग्री सेल्सियस, और इट इज़ इक्वल टू 218 डिग्री सेल्सियस, और इट इज़ इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस। आपने ये ऑप्शन, इनमें से सही ऑप्शन आपने बताना है। अच्छा, एट फ्रीजिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड डैश बिकम्स इक्वल। फ्रीजिंग पॉइंट पे आपके पास जो लिक्विड होता है उसका और किसका, और मतलब और कौन सी चीज़ है जिसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे? ठीक है, एट फ्रीजिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ, ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, वेपर नहीं, सिर्फ क्या है ये, वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ डैश, मतलब लिक्विड एंड डैश इज़ इक्वल। लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? आइदर इट इज़ इक्वल टू गैसेस आर सॉलिड आर लिक्विड आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपने बताना है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डैश विल बी द वेपर प्रेशर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो आपने बताना है। लेसर होगा, ग्रेटर होगा, सेम होगा, और नन। आपने इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा तो वेपर प्रेशर उतना क्या होगा, वीक होगा, मतलब लेस होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम होगा, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, 58 आपके पास है। द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो आप नशे, वो जो चीज़ों को बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप प्राक डाइसेशन करते हो या कोई और डाइसेशन कर रहे होते हो, तो उसमें से जो नाक पे लगा के वो किसी चीज़ को बेहोश करते हैं रुमाल पे डाल के, तो वो आपके पास क्लोरोफॉर्म होता है। दैट हैज़ अ फार्मूला ऑफ CHCl3। ठीक है, तो वो आपको बताया जा रहा है कि उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो वाटर से क्या होता है, ग्रेटर होता है,
सेम एज वाटर होता है, स्मॉलर देन वाटर होता है, और नन आपके पास मतलब वेपर प्रेशर आपके पास क्लोरोफॉर्म का क्या होगा, वाटर से ज़्यादा होगा, कम होगा, सेम होगा, या कोई ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास क्या करता है बॉइलिंग पॉइंट को? अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है? आइदर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस और इट डिक्रीजेस, और आपके पास दोनों ऑप्शन सही है और कोई ऑप्शन सही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 60 आपके पास है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इज़ कॉल्ड डैश पॉइंट। आपके पास वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड आपके पास लिक्विड के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हो? इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और दोनों ऑप्शन मतलब फ्रीजिंग और मेल्टिंग आपके पास दोनों ऑप्शन आपके पास सही है। तो आपने ये बताना है कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और बोथ 1 एंड 2। MCQ नंबर 61 इज़ ट्रू सॉलिड्स इज़ द सेकंड नेम फॉर डैश सॉलिड। आपके पास ट्रू सॉलिड किन सॉलिड्स का जो है सेकंड नाम है, दूसरा नाम है? क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, दोनों को कहते हैं ट्रू सॉलिड्स, और किसी को भी नहीं कहते, ठीक है। अच्छा, 62 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड की नहीं है, लिक्विड के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती? आइदर इट इज़ मोबिलिटी और विस्कोसिटी, रिजिडिटी और डिफ्यूजन। मोबिलिटी है, विस्कोसिटी है, रिजिडिटी है, या डिफ्यूजन। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो लिक्विड की नहीं है, ठीक है। MCQ नंबर 63 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सा आपके पास इनमें से एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है? सूट, डायमंड, काजोल, और ऑल ऑफ दिस। आपके पास इनमें से कौन सा जो है वो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है? सूट है, डायमंड है, काजोल है, और सारे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपने बताना है। अच्छा, एलोट्रॉपी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ डैश। एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, मिक्सचर की है, या सारों की है? ये आपने बताना है, ठीक है, कि एलोट्रॉपी किसकी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट की, कंपाउंड की, मिक्सचर की, या सारों की? मतलब ये सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही वाला है। अच्छा, MCQ नंबर 65 इज़ द सिंपलेस्ट बुकीबाल इज़। बुकीबाल्स जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट होता है, सबसे कम मतलब सबसे छोटा वाला, तो वो सबसे ज़्यादा तरीन जिसको हम कह सकते हैं वो कार्बन 20 होता है, कार्बन 40 होते हैं, या कार्बन 60 होते हैं, या कार्बन 100 होते हैं। जो 60, 40, 20 या 100 लिख के होते हैं, दीज आर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, ठीक है। कि जो बुकीबाल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 20, 60 और 40 ये वो तादाद है, ये वो नंबर है जो कार्बन उसमें मौजूद होते हैं। 66 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड वन। इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन वाला है, ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा उसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट है, ठीक है। दे आइदर इट इज़ 5 मोलर, और इट इज़ 10 मोलर, और इट इज़ 3 मोलर, और इट इज़ 0.05 मोलर। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड है? अच्छा, 67 नंबर इज़ अ सोल्यूशन हैविंग वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, द पॉसिबल सल्यूट आर। आपके पास जो एक सोल्यूशन है जिसमें आपके पास वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हुआ है, तो उसमें जो पॉसिबल सल्यूट आपके जहन में आ रहा है कि उसमें से कौन सा सल्यूट जो है वो हल होगा, वो कौन सा है? आपने बताना है कि आइदर उसमें NaCl हल होगा, उसमें MgCl2 हल होगा, या उसमें C2H4 हल होगा, ठीक है। और उसमें जो है आपके पास दोनों ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए और बी या 1 और 2 दोनों हल होंगे। तो ये आपने बताना है, जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो तो उसमें कौन सा सल्यूट जो है वो हल होगा, पॉसिबल सल्यूट कौन सा है आपके पास। 68 आपके पास है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशंस आर ऑफ डैश टाइप। सॉल्वेंट के बेस पे कि सॉल्वेंट्स जो आपके पास होते हैं मुख्तलिफ होते हैं ना, तो मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के बेस पे सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? आइदर दे आर 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट्स, और 9 टाइप्स, और 3 टाइप्स, और 4 टाइप्स, ठीक है। तो ये आपने बताना है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट द सोल्यूशंस आर ऑफ डैश टाइप। फिजिकल स्टेट जो सल्यूट और सॉल्वेंट के होते हैं, ठीक है, तो उनके बेस पे आपके पास सोल्यूशन कितनी तरह के होते हैं? आइदर दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 9 टाइप्स, 3 टाइप्स, और 4 टाइप्स। ये आपने बताना है, ठीक है।
फिर उसके बाद MCQ नंबर 70 आपके पास है स्टर्लिंग सिल्वर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सिल्वर कंटेनिंग 7.5% डैश। स्टर्लिंग सिल्वर आपके पास क्या है, इसमें सिल्वर के साथ 7.5% क्या होता है, तो ये आपने बताना है। आइदर इट कंटेन 7.5% कार्बन, कॉपर, गोल्ड और प्लेटिनियम या प्लेटिनम जिसको हम कहते हैं वो इसमें होता है, तो ये आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि ब्रॉन्ज इज़ एन एलाई ऑफ कॉपर एंड डैश। ब्रॉन्ज जो आपके पास है वो किस चीज़ की एलॉय होती है, कॉपर के साथ क्या हम मिक्स करते हैं जिससे आपके पास ब्रॉन्ज बनता है। अगर हम जिंक मिक्स करते हैं, टिन मिक्स करते हैं, निकल करते हैं या क्रोमियम करते हैं, ये आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद MCQ नंबर 72 आपके पास है कि what will be the mass by volume percentage of a solution if 20 gram of NaCl is present in 500 ml solution। आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपने एक सोल्यूशन का मालूम करना है जिसमें आपके पास 20 ग्राम NaCl मौजूद है, किसमें 50 ml ऑफ सोल्यूशन में। 50 ml ऑफ सोल्यूशन में 500 ml ऑफ सोल्यूशन में आपने 20 ग्राम्स ऑफ NaCl हल किया हुआ है। 500 ml ऑफ सोल्यूशन में आपने 20 ग्राम ऑफ NaCl हल किया हुआ है, तो आपने इनका वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। उसके लिए आपके पास वो इक्वेशंस होते हैं वो आपने यूज़ करने हैं, तो उससे आपके पास वैल्यू क्या आती है वो आपने इनमें से देखनी है कि कौन सी वैल्यू आती है। आइदर इट गिव्स 0.04 और 20 और 10 और 5। कैलकुलेशन हमें क्या देता है, कौन सी वैल्यू देती है, तो आपको वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कंटेनिंग 7.5 ग्राम्स ऑफ CH3OH। आपके पास 7.5 ग्राम CH3OH हमने किसी सोल्यूशन में ऐड किया हुआ है, उस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। आइदर इट इज़ 4.69 मोलर और इट इज़ 4 मोलर और इट इज़ 6 मोलर और इट इज़ 2 मोलर। तो आपने ये एक न्यूमेरिकल टाइप है, तो ये आपने हल करना है ऑन द बेसिस ऑफ मोलरिटी वाला इक्वेशन, जो मोलरिटी का इक्वेशन है उस पर आपने हल करना है इसको, ठीक है। क्लियर। पहले आपने इस 50 को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को, और फिर उसके बाद ये 750 उससे मोल मालूम करना है, उससे आपके पास फिर ये वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। जो मोलरिटी के लिए जो इक्वेशन है उसको यूज़ करना है आपने। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उससे किस चीज़ की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जो आपको 4 सॉल्यूट दिए गए हैं दे आर PbNO3(2), ठीक है। फिर CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं CaO, ये O कैपिटल है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास है दे आर Na2SO4 सोडियम सल्फेट और पोटाशियम ब्रोमाइड, लेड डाइनाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट और पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे बताना है कि कौन से सल्यूट की जो है, इन चारों सल्यूट में से कौन से सल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। आपके पास इनमें से कौन सा आपके पास ट्रू सोल्यूशन नहीं है। आइदर इट इज़ साल्ट, शुगर, मिल्क, अल्कोहल, ठीक है। ये एक ही जो बीच में लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है, ये मतलब कि पानी में हल किया हुआ है। हमने साल्ट को एक्वस सोल्यूशन दिया है, या शुगर का एक्वस सोल्यूशन दिया है, या अल्कोहल का, या मिल्क, ठीक है। तो इन सब में आपके पास ट्रू सोल्यूशन कौन सा नहीं है। आइदर मिल्क इज़ नॉट ट्रू सोल्यूशन, और अल्कोहल इन वाटर इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, और शुगर इन वाटर इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, और सॉल्ट इन वाटर इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। फिर 76 आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर लाइकली टू डिज़ोल्व इन बेंजीन। आपके पास कौन सा, ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपके पास बेंजीन में अच्छे से हल होगा। आइदर इट इज़ C2H4 और C10H8 और C3H6 और ऑल ऑफ दिस, ये सारे हल होंगे उसमें। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा हल होगा या सारे हल होंगे, ठीक है। फिर सेडिमेंटेशन अकर इन डैश। सेडिमेंटेशन आपके पास जिसको हम तहनशीनी कहते हैं, जिसमें वो चीज़ें नीचे जाके बैठ जाती है, तो वो किस में अकर होता है। आइदर इट अकर इन सोल्यूशन,
और इट अकर इन सस्पेंशन और इट अकर इन कोलाइड्स और इट अकर इन ऑल ऑफ दीज, सारों में होता है, ठीक है। फिर सब्सटेंसेस विद पार्टिकल साइज़ 1 to 1000 नैनोमीटर विल फॉर्म व्हाट, आपके पास जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका साइज़ 1 to 1000 नैनोमीटर होगा वो कौन सी चीज़ें बनाएंगे, आइदर दे फॉर्म सोल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइड्स और सारे बनाएंगे, ठीक है। मतलब कोलाइड भी बना सकते हैं, सोल्यूशन भी बना सकते हैं और सस्पेंशन भी बना सकते हैं, ये आपने बताना है। फिर 79 आपके पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन अ डैश, जब आपके पास हाइड्रोजन ऐड होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो वो किस में होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में या ऑल ऑफ दीज में। तो आपने ये बताना है कि हाइड्रोजन जब ऐड होता है या इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है वो गेन होते हैं तो वो कौन से में होते हैं आपके पास, रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में, रिडॉक्स में और ऑल ऑफ दीज में। फिर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इन OF2, जो ऑक्सीडेशन नंबर आप ऑक्सीजन का होता है OF2 में, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में, तो वो आपके पास क्या है, +1 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में, -2 होता है, 0 होता है या +2 होता है, ये आपने बताना है। फिर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये आपने मालूम करना है बाय अगर आपको वो रूल्स पता है ऑक्सीडेशन नंबर्स के, जो रूल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के लिए आपकी यूनिट नंबर 7 में है, तो उसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हो, ठीक है। एंड द ऑप्शंस फॉर MCQ नंबर 81 आर +2 +4 1 और -4, ठीक है। तो इनमें से आपने सही ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मालूम करना है आपने। एनी सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इट सेल्फ एंड रिड्यूस अदर, वो हर वो चीज़ जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, दोनों कह सकते हैं या कोई भी नहीं कह सकते, ठीक है। ऑल मेटल्स जो होते हैं, ऑल मेटल्स, ठीक है, मेटर नहीं, ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बोथ होते हैं, दोनों होते हैं या कोई भी नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो आपने इनमें से बताना है कि जितने मेटल्स होते हैं, जितने मतलब सारे मेटल्स जो है वो कौन से एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, बोथ होते हैं या नन ऑफ दीज, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को क्या कहते हैं, आइदर दे आर कॉल्ड गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल और डेनियल सेल और ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे कह सकते हो आप उसको। तो ये आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सी में आपके पास ये फिनोमेना होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, इनमें या सारों में। अच्छा, इन गैल्वानिक सेल द एनोड इज़ डैश, आपके पास जो गैल्वानिक सेल होता है उसमें एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है या ऑल होता है, आपके पास सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ये आपने बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद 86 नंबर आपके पास है कि बैटरी इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डैश सेल इन सीरीज़, आपके पास बैटरी जो होती है उसमें कौन से सेल जो होते हैं उनको हमने सीरीज़ में कंबाइन किया होता है, आइदर दे आर ड्राई सेल्स और गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल और बोथ 2 and 3, मतलब दोनों, जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो दोनों आपके पास। तो इनमें से आपने बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। 87 नंबर है निल्सन सेल्स इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डैश, जो निल्सन सेल होता है वो किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तैयारी के लिए या बनाने के लिए यूज़ होता है, आइदर इट इज़ फॉर सोडियम प्रिपरेशन या सोडियम सिंथेसिस, or it is for NaCl sodium chloride synthesis, or it is for sodium hydroxide NaOH synthesis, or it is for CaCl2 synthesis। तो आपने ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन अकर एट, ऑक्सीडेशन आपके पास क्या पे होता है, एनोड पे, कैथोड पे या दोनों पे या किसी पे भी नहीं, ठीक है। आपने ये बताना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, कौन से इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे, कैथोड पे, दोनों पे या किसी पे भी नहीं होता। फिर 89 है इन फोटोग्राफिक डेवलपमेंट, डेवलपर आपके पास क्या होता है, जो फोटोग्राफिक डेवलपमेंट मतलब जो फ़ोटो बनाए जाते थे ना पुराने ज़माने में या अभी भी बनाए जाते हैं, तो उसमें जो डेवलपर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, जिंक हेलाइड होता है, सिल्वर हेलाइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है या आल होते हैं आपके पास। तो ये आपने बताना है कि वो जो डेवलपर होता है वो केमिकली क्या होते हैं, वो जिंक हेलाइड होते हैं या सिल्वर हेलाइड होते हैं या सिल्वर ऑक्साइड होते हैं या सारे होते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2, Cl2 में आपके पास जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है,
आइदर इट इज़ 0 और इट इज़ +1 और इट इज़ -1 और इट इज़ -2। तो आपने ये बताना है कि Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। ये भी रूल्स में है आपके पास, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज़ इन KMnO4 इज़, KMnO4 में आपके पास मैंगनीज़ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो क्या है। आइदर इट इज़ +7 और इट इज़ +4 और इट इज़ +3 और इट इज़ +2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन मेटल्स ओनली, कौन से ग्रुप में सारे मेटल्स है। आइदर इट इज़ इन ग्रुप 1 और इट इज़ इन ग्रुप 2 और इट इज़ इन ग्रुप 3A और इट इज़ इन ग्रुप 4A। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे एलिमेंट जो है वो मेटल्स है, सारे एलिमेंट क्या है, मेटल्स है, ठीक है। द अर्थ इज़ सेड टू बी मेड ऑफ %% एल्यूमिनियम एंड आयरन रिस्पेक्टिवली। आपके पास जो अर्थ है, ज़मीन है, वो कितने % एल्यूमिनियम और आयरन से बना है बेतरतीब रिस्पेक्टिवली, मीन्स कि ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से कौन सा जो फर्स्ट वैल्यू है वो एल्यूमिनियम की है, सेकंड वैल्यू आपके पास आयरन के लिए है, ठीक है। तो 8 and 4% और 8 and 5% और 7 and 4% और 7 and 5%। तो ये आपने इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। फिर 94 नंबर है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है। आइदर इट इज़ सीजियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबेडियम, कौन सा है, आपने ये बताना है कि इनमें सबसे रिएक्टिव एलिमेंट ग्रुप 1 में कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा मुतामिल, जिसको हम कह सकते हैं मुतामिल या जो रिएक्शन कर रहा होता है, वो कौन सा है आपके पास, ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़, अब ये तो ग्रुप 1 की बात करें ना, पीरियोडिक टेबल की बात करें कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। आइदर इट इज़ आयरन और इट इज़ फ्लोरीन और इट इज़ सीजियम और इट इज़ हीलियम। तो इनमें से आपने बताना है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद MCQ नंबर 96 इज़ द मोस्ट इनर्ट एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा इनर्ट, इनर्ट मीन्स जो रिएक्शन नहीं करता, जो रिएक्टिव नहीं होता, उस चीज़ को हम इनर्ट कहते हैं, नोबल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नोबल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कौन सा है। आइदर इट इज़ नियान, हीलियम, जीनॉन और रेडॉन, कौन सा इन सब में सबसे ज़्यादा इनर्ट है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे लेस रिएक्टिव है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा इनर्ट है आपके पास। अच्छा, उसके बाद डैश इज़ यूज इन स्टैंडर्ड, डैश इज़ यूज इन स्टैंडर्ड, ये दो अलग लफ्ज़ है, इन स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो कि हाई रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, जैसे नासा वगैरह में यूज़ होते हैं ना, तो उसमें कौन से एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। आइदर इसमें फॉर कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स ना, वो जो मतलब कंडक्टर्स जैसे यूज़ हैं, जैसे तार वगैरह यूज़ होते हैं, वायर वगैरह, तो कौन से एलिमेंट के होते हैं, गोल्ड के होते हैं, प्लेटिनम के होते हैं, कॉपर के या सिल्वर के होते हैं। ये आपने बताना है कि डेस्कटॉप, जो स्टैंडर्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप्स होते हैं, तो उनमें जो वायरिंग होती है, जो उनकी सर्किट फॉर्मेशन होती है, तो वो किन मेटल्स को यूज़ करते हुए करी जाती है। आइदर गोल्ड को, प्लेटिनम को, कॉपर को, सिल्वर को, ठीक है। फिर 98 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नोबल मेटल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नोबल मेटल नहीं है। ऑस्मियम, प्लेटिनियम, ठीक है, प्लेटिनम जिसको हम कहते हैं, और इरिडियम और जर्कोनियम। ऑस्मियम, प्लेटिनम, इरिडियम और जर्कोनियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम, इरिडियम और जर्कोनियम। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो नोबल नहीं है। 99 नंबर आपके पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग और कॉइनेज मेटल एक्सेप्ट, कॉइनेज मेटल जैसे नाम से जाए ना, कॉइन एज, कॉइन एज मीन्स वो दौर जब सिक्के यूज़ किए जाते थे। अभी तो कागज़ की करेंसी यूज़ होती है ना, जो नोट वगैरह होते हैं, पहले ज़माने में सिक्के यूज़ किए जाते थे, उसको कॉइनेज कहते हैं। कॉइनेज, कॉइन सिक्के को कहते हैं, एज मीन्स दौर, तो वो सिक्कों का जो दौर था जिसमें सिक्के यूज़ किए जाते थे, तो उस टाइम कौन से एलिमेंट जो था वो उनको सिक्कों में यूज़ नहीं किया जाता था। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और क्रोमियम। कॉपर, CU इज़ फॉर कॉपर, AU इज़ फॉर गोल्ड, AG इज़ फॉर सिल्वर एंड CR इज़ फॉर क्रोमियम। तो कॉइनेज मेटल में कौन सा एलिमेंट नहीं आता, आइदर सिल्वर नहीं आता और गोल्ड नहीं आता, कॉपर नहीं आता और क्रोमियम नहीं आता। तो ये आपने बताना है, ठीक है, क्लियर। इसमें से 3 जो है वो कॉइनेज मेटल है, सिर्फ एक नहीं है, तो वो एक कौन सा है आपके पास। फिर 100 नंबर MCQ द लास्ट वन आपके पास है द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन हेलोजन्स, हेलोजन में सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। एस्टाटीन, हीलियम, आयोडीन और ब्रोमीन, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है हेलोजन्स में।
तो ये आपने इन चारों में से बताना है। ये चारों हेलोजेंस है, मतलब ग्रुप 7A के एलिमेंट हैं, ग्रुप 7A। तो इनमें सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? एस्टाटीन है, हीलियम है, आयोडीन है और ब्रोमीन है। ठीक है, इसके साथ आपके MCQs ख़त्म होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।